हाँ, आवाज जा रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, पिछले क्लास आपको लैंगमुर आइसोथर्म और फ्रेंडलीज आइसोथर्म के बारे में बताए थे और बोले थे अगले क्लास में हम एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपको याद हो कि लैंगमुर फ्रेंडलीज आइसोथर्म का फॉर्मूला था कुछ x/m इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/n। बट इस केस में सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर c आ जाएगा। उस केस में प्रेशर था, इस केस में कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलरिटी आ जाएगा। तो ये क्या देखो बोला गया है, इस सिमिलर टू एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। जैसे हम जानते हैं कि गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन आल्सो गेट एडजॉर्ब। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन गेट आल्सो एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। अगर किसी सॉल्यूशंस में सॉलिड एडजॉर्बेंट प्रेजेंट है, जैसे आपको पता होगा एक्टिवेटेड चारकोल, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हम एक्टिवेटेड चारकोल डाल दें तो क्या होगा जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन गेट एडजॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड्स एडजॉर्बेंट फ्रॉम द सॉल्यूशंस। और ये फॉर्मूला है, यहाँ पर x क्या है देख लो, मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्ब, m क्या है, मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट यूज, कितना मास ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल आप यूज किया, जैसे सी द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, जिस तरह का अगर फ्रेंडलीज आइसोथर्म को 3 पार्ट में बांटा गया था, लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर, इसी तरह इसको लो कॉन्सेंट्रेशन, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन इसको हम डिवाइड कर देते हैं और ये कर्व ऐसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन पूछा करते हैं, ऐसे 1-2 बार जेईई में देखा गया है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझो आप। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट में इन एन एक्सपेरिमेंट 200 ml of 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशंस, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इज सेकेंड विथ 10 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। उसके अंदर 10 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल मिला दिए, यही मेरा एडजॉर्बेंट है। और बोल रहा है कि जब फिल्टर किया गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इज रिड्यूस टू 0.4। इसका मतलब हो रहा है कि जब उस ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशंस में आपने एक्टिवेटेड चारकोल डाला तो एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर आपका ऑक्सैलिक एसिड एडजॉर्ब हो गया होगा, इसी कारण आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस गेट गया है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शंस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शंस। तो कैसे इसको करते हैं, तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली फॉर्म में बनाया है, इसको समझे। पहले सबसे पहले इनिशियली आप मोल्स इनिशियली ऑक्सैलिक एसिड का मोल हमने मोलरिटी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ml में है तो मिली मोल्स आएगा, मिली मोल्स 100 मिली मोल्स आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली देखो इनिशियली 200 ml सॉल्यूशन था, फाइनली भी 200 ml ही मेंटेन रहेगा, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड कम हो गया होगा। तो ये 200 फाइनली भी 200, कॉन्सेंट्रेशन फाइनली क्या हो गया 0.4। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इट विल कम 80। मतलब इनिशियली 100 मिलीमोल प्रेजेंट है, फाइनली 80 मिलीमोल्स आर प्रेजेंट। मतलब का मतलब होता है ये जो एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर 20 मिलीमोल्स ऑक्सैलिक एसिड इस एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हुआ होगा। तो ये बोला गया है कि 20 मिलीमोल्स एडजॉर्ब गया एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर। मोल्स में अगर बात करिए, मिलीमोल से मोल में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसे मास में कन्वर्ट करना है तो मोल्स को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना मास जो ये आएगा ना, इतना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर, ये इतना मास आ गया।
अब पूछा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन से पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर आपको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन निकालना है, XYM निकालना है, तो हमको पता लगा कि 1.8 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड 10 ग्राम 10 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ है। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आप निकाल सकते हो, दैट इज 1/8/10, दैट इज 0.18 विल बी द आंसर। तो ऐसे हम अप्रोच करते हैं। एक क्वेश्चन और है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको पढ़िए। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी ग्राम। 2 ग्राम चारकोल इज प्लेस्ड in ml of 0.5 molar acidic solutions। फिर उसके बाद बोला कि एसिडिक एसिड का मोलरिटी फाइनली रिड्यूस होकर 0.5 से होकर 0.49 हो गया। सरफेस और भी दिया है, जो चारकोल है उसका सरफेस साउंड एरिया सर ब्रेक कर रहा है 3 सर। into 10 रहा है। हाँ सर ठीक है सर। चलो अब यहाँ इनिशियल ऑफ हुआ डाटा 50 आएगा, फाइनल 49 आएगा। इसका मतलब है एक एक्टिव के ऊपर एडजॉर्ब हुआ। तो पिछले वाला क्वेश्चन और इस वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसमें पिछले वाला क्वेश्चन में आप एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन निकाल कर छोड़ दिए थे। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में बोला है सरफेस एरिया ऑफ चारकोल दिया हुआ है, दैट इज 3 × 10 का स्क्वायर, मतलब 300 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। और ये बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल ऑक्यूपाइड बाय 1 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स, एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल्स कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ये निकालना है। देखो कैसे करें, हम लोग अगर जानते हैं कि मिलीमोल्स, हमको पता है कि कितना एसिटिक एसिड उस एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होगा, पता चल गया कि 1 मिलीमोल्स 1 मिलीमोल्स। तो ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आता है, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आता है, इनटू Na करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालता है। तो सबसे पहले हम क्या किए, देखो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम मोल से मिलीमोल्स निकाले और इनटू Na कर दिए, मतलब इतना पता लग गया क्या कि 10⁻³ Na मॉलिक्यूल्स 2 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब किया होगा। तो अब ये देखो, यहाँ पर आपके पास इतना मॉलिक्यूल्स है, इतना मॉलिक्यूल्स, और हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम, यहाँ क्वेश्चन डाटा दिया है कि 1 ग्राम, यहाँ पर देखोगे ना डाटा दिया है ना, 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, सॉरी यहाँ पर ये डाटा दिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ चारकोल इज 300 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो यहाँ पर देखो इतना मॉलिक्यूल्स के लिए निकल गया, अगर इतना मॉलिक्यूल्स के निकल गया तो हम ये यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि ये टोटल मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया, ये टोटल एसिटिक एसिड जो है ना, एक्टिवेटेड चारकोल का कितना सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इसके लिए है, तो ये निकाल देंगे। अगर इंटू 2 कर देंगे तो इतना मीटर स्क्वायर,
एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल्स। ये पता चल गया। तो एक मॉलिक्यूल, हम लोग एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो हम क्या कैसे निकालते हैं यूनिट? हम जानते हैं कि इतना मॉलिक्यूल्स 10⁻³ Na मॉलिक्यूल्स दिस मच सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो एक मॉलिक्यूल्स कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, डिवाइड कर देंगे 10⁻³ Na से, तो कैलकुलेट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा भी था। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बताओ। सॉल्यूशन बनाया गया है। ये से समझ में यस आता है। यस चलो ओके, चलो यस आगे सर। बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कैटालिसिस एक सेकंड पार्ट है इसका, कैटालिसिस। तो कैटालिसिस, तो इसमें क्या होता है? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में डिफरेंट कैटलिस्ट के बारे में मैं क्या बोलता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाया था। कैटलिस्ट के बारे में आपको मैं थर्मोडायनामिक्स में भी बताया था। कैटलिस्ट जगह Yes, जगह sir. पर आया है। तो कैटलिस्ट मेनली क्या करता है? हाँ, द सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रिएक्शंस। आपको पता है कि कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शंस, बट कैटलिस्ट विल नेवर कंज्यूम द कंज्यूम इन द रिएक्शन। मतलब इनिशियल जितना अमाउंट कैटलिस्ट लोगे, फाइनल रिएक्शंस के बाद भी उतना अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन रहेगा। फिर ये भी बताया था कैटलिस्ट कैन अल्टर द पाथ ऑफ रिएक्शंस, अल्टर द पाथ ऑफ द रिएक्शंस। कैटलिस्ट में चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ नहीं करता। तो ये सब तमाम पॉइंट्स आप डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ाया हूँ, तो उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए दो तरह का कैटलिस्ट होता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिसको जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है, और एक होता है इनहिबिटर जो रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा देता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मींस पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे। ये देख रहे हो कैसे ये आप केमिकल काइनेटिक्स में बताए थे, देखो कैसे ये इट अल्टर द पाथ ऑफ द रिएक्शंस, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है फास्टर हो जाता है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कैटलिस्ट के बारे में क्या है। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ये भी बता चुका हूँ। अगर आप पी ब्लॉक में कहीं ना कहीं जरूर आया होगा कि होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का अगर सेम फेज होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कैटालिसिस। देख लो यहाँ पर। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट मतलब क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट में डिफर्स फ्रॉम द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पर देख लो ये सॉलिड है बट ये सब गैसेस है, तो इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। एक होता है ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस में क्या होता है कि व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म कैन कैटालाइज द रिएक्शंस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करते क्या होता है, ये जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑटो कैटालिसिस रिएक्शंस। यहाँ पर प्रोडक्ट जो एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ है इट इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट इन दैट रिएक्शंस। तो यहाँ पर और भी बात हम लोग करेंगे, जैसे प्रोमोटर क्या हो गया, पॉइजन क्या हो गया। अगर जो जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी कैटलिस्ट का रेट को बढ़ाता है, कैटलिस्ट का रेट को जो बढ़ाता है उसको हम प्रोमोटर बोलते हैं, और जो कैटलिस्ट को रेट को घटाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजन्स बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर मैं हैबर प्रोसेस में बात करूं तो हैबर प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि Fe2O3 या आयरन कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। और उसमें ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कैटलिस्ट का रेट को घटाना है तो उसके लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड एज पॉइजन यूज करते हैं। अगर कैटलिस्ट को रेट को बढ़ाना मोलिबेडनम प्रमोटर की तरह यूज किया जाता है। तो आपको पता हो गया कि टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, प्रोमोटर क्या होता है, पॉइजन्स क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट का क्या काम होता है, ये सब आप जान गए। आगे बढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, कैसे कैटालिसिस काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या बोलता है कि कैटलिस्ट जो मेनली होता है ना, कैटलिस्ट आपका सॉलिड सब्सटेंस होता है, मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों काम करता है वहां पर डी ब्लॉक में बताए थे आपको। और रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट होता है ना वो गैसेस होता है, सबस्ट्रेट आपका गैसेस होता है। मतलब
गैसेज जो होगा ना कैटलिस्ट और सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे। तो ये बोला गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मतलब गैसेस गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फॉर्मिंग वीक केमिकल बॉन्ड। ये जो कैटलिस्ट होते हैं, ये जो आपका सबस्ट्रेट गैस सबस्ट्रेट होते हैं, कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं बाय फॉर्मिंग वीक केमिकल बॉन्ड, केमिजॉर्प्शन करते हैं। फिर ये बोला कि सिंस हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा, हीट जो रिलीज होता है, ये ध्यान रखिएगा, हीट रिलीज जो होता है दैट इज सप्लाइड एट द एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्शन। आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जो एडिशनल एनर्जी हम रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को देते हैं ताकि रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना ले, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो भी केमिकल बॉन्ड बनता है उसमें जो हीट रिलीज होता है दैट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्शन। तो ये भी ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी कैसे काम करता है, इसमें 3-4 पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखिएगा। पहले क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मतलब गैसेस, reactant molecules get diffused toward the surface of solid catalyst। आप देख रहे हो इस डायग्राम में, देख रहे हो कि ये जो गैसेस हैं, ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस हैं बच्चे, ये क्या हो रहे हैं, कैटलिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। और एडजॉर्ब देखो इस तरह हो गया, हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गया मतलब केमिकल बॉन्ड बना लिया, वीक केमिकल बॉन्ड बना लिया। अब फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोलता है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज हुए हैं, एडजॉर्ब हुए हैं, ये क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्शन कर लेंगे। जैसे देख रहे हो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में इंटरेक्शन कर लिया बच्चे और HI बना लिया, ये भी हाइड्रोजन आयोडीन इंटरेक्ट कर लिया और या क्या बना लिया, ये तो ये दोनों में इंटरेक्शंस हुआ, पहले एडजॉर्ब हुआ फिर इंटरेक्शंस हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडीन के बीच इंटरेक्शंस हो रहा है। इंटरेक्शंस करने के बाद क्या होगा, HI बन जाएगा, 2 मोल ऑफ HI बन जाएगा और फाइनली कैटलिस्ट जो होगा, कैटलिस्ट आपका फिर से फ्री हो जाएगा, फिर से केमिकल रिएक्शंस ये करने के लिए तैयार हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, इस पॉइंट में पढ़ लीजिए क्या बोला है, द प्रोडक्ट फॉर्म में गेट डिपोजिटेड, द प्रोडक्ट फॉर्म में गेट डिजॉर्ब, मतलब डिजॉर्प्शंस हो जाएगा फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड डिफ्यूज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड लिविंग द कैटलिस्ट सरफेस फ्री। तो क्या ये थ्योरी समझ में आ रहा है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, कैसे कैटलिस्ट और यस सर। कैटलिस्ट और जो भी सबस्ट्रेट के बीच इंटरेक्शंस होता है, पहले डिफ्यूज होता है, फिर उसके बाद जो सबस्ट्रेट है आपस में कंबाइन होता है, फिर उसके बाद डिजॉर्प्शंस होता है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये थ्योरी था। उसके बाद हम लोग कैटलिस्ट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको देखते हैं। तो एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये हम जानते हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, वीक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बोला गया है कि एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड ऑफ एनफ स्ट्रेंथ विथ गैस मॉलिक्यूल्स। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11 वाला मेटल्स है, दे हैव वेरी गुड कैटालिटिक एक्टिविटीज, और ये मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी अगर पूछेगा आपसे तो ग्रुप 7 से ग्रुप 9 वाला मेटल जो होता है मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। फिर सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका सेलेक्टिविटी। आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट आर हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। ऐसा नहीं कैटलिस्ट किसी भी गैस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर गैस को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये कार्बन और हाइड्रोजन जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, अगर आप कैटलिस्ट चेंज करोगे ना तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था कि कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ZnO3 और Cr2O3, अगर इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम इन दोनों को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, मिथानल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर ओनली कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होता है। अगर निकल कैटलिस्ट यूज करोगे तो मीथेन फॉर्म होता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब इससे मतलब होता है कैटलिस्ट आर वेरी सेलेक्टिव इन नेचर। अगर आप देखो सेम सेम सबस्ट्रेट है, बट अगर कैटलिस्ट हम चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया, एक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और दूसरा सेलेक्टिविटी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंजाइम कैटालिसिस की बात कर लेते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिसिस की बात कर लेते हैं। तो ये इंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है? इंजाइम कैटालिस्ट इज नथिंग बट द इंजाइम आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये जो इंजाइम्स होते हैं ये भी एक कैटालिस्ट ही होते हैं। इंजाइम्स जो कि लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। तो इंजाइम आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स। ये जो इंजाइम बेसिकली होते हैं, इंजाइम इज बेसिकली ये प्रोटीन्स, और ये इंजाइम्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारा एक्टिव ग्रुप होता है, जैसे COOH NH2 ये सब एक्टिव ग्रुप होता है। यही सब क्या करता है, इंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। यही एक्टिव ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वीक केमिकल बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। तो ये इंजाइम कैटालिसिस का जो बायोलॉजिकल कैटालिसिस है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? एक हाईली एफिशिएंट होता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में बोला गया है कि 1 enzyme molecules can catalyze 1 million reactant molecules per minute। 1 मिनट में 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज कर सकता है। दूसरा हाईली स्पेसिफिक, ये तो जानते हैं, चाहे वो कैटलिस्ट जो होते हैं, चाहे इंजाइम कैटलिस्ट की बात हो, वो हाईली सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट अभी एग्जाम्पल जो आएगा आप इसको ध्यान ही रखिएगा, आप जगह जगह पढ़ते होगे, बायोलॉजी भी पढ़ते होगे। अगर शुगर जो होता है, जानते हैं शुगर को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। इस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट इंजाइम कैटलिस्ट, ये जो प्रोसेस होता है इम्पॉर्टेंट इंजाइम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होता है। दैट इम्पॉर्टेंट इंजाइम कैटलिस्ट इज इन्वर्टेज। आपको पता होगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर बायोमोलिक्यूल्स के टर्म्स में बात करूं, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। यही ना बोलते हैं ना, ग्लूकोज convergence of glucose, hydrolysis of glucose into sugar into glucose and fructose are called inversions of sugars. Why it is called inversion of sugar? जरूर आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे। सर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर सर। हाँ, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर सेम बात है। क्यों इसको बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे ना आप लोग। इन्वर्जन बोलते हैं, ये बताइए सर। बायोलॉजी में। हाँ, तो केन इन्वर्जन शुगर वही बताओ मुझे। सर वो प्लेन चलो मैं बता प्रोडक्ट देता को राइटवर्ड डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करते हैं इसीलिए। बिल्कुल। जैसे अगर हम नेट रोटेशंस, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पार्ट पास कराएंगे ना, तो मान लो कि डेक्स्ट्रो रोटेट है, लेट इट बी, बट ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना तो ओवल ऑल रोटेशन जो होता है ना, डेक्स्ट्रो से लीवो में चेंज हो जाता है। अगर प्रोडक्ट पर हम PPL पास कराएंगे तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो शो करेगा, इसलिए बोलते हैं कि इन्वर्ट हो गया। ये जो शुगर है ना, केन शुगर जो है इन्वर्ट हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ये नाम इन्वर्जन प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, इसमें जो एंजाइम कैटालिस्ट इन्वॉल्व होता है इसको इन्वर्टेज बोलते हैं। ये सब याद रखना है। जैसे ग्लूकोज को जो ग्लूकोज इथानल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होता है, एंजाइम कैटालिस्ट यूज होता है, उसको जाइमेज बोलते हैं। और ये सब याद रखना है आपको। जैसे स्टार्च मैल्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कैटालिस्ट जिसको डायस्ट्रेज बोलते हैं, और मैल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला कैटालिस्ट मेल्टेज, माल्टोज है तो मेल्टेज। इसी तरह और जैसे यूरिया को अमोनिया में बदलने वाला एंजाइम कैटालिस्ट यूरिएज बोलते हैं इसको। मिल्क को कर्ड में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस। प्रोटीन को पेप्टाइड, प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं खाते हैं, जो प्रोटीन दाल वगैरह खाते हैं, तो वो क्या करता है, प्रोटीन पहले पेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम कैटालिस्ट यूज होता है। और पेप्टीन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स।
दैट इज डन बाय द कैटलिस्ट ट्रैप्सिन्स। इसी तरह स्टार्च को शुगर में बदलने वाला कैटलिस्ट दैट इज कॉल्ड एमाइलेज। तो ये कैटलिस्ट का नाम, एंजाइम कैटलिस्ट का नाम आपको याद करना है कि कौन सा प्रोसेस का कन्वर्जन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। और ये सब आई थिंक सो बायोलॉजी में जरूर पढ़े होंगे। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो ये सब याद करना, ये सब तो बायोलॉजी का ABC है। चलो उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर्स। हम लोग जानते हैं एंजाइम कैटलिस्ट को, हम लोग को जब फीवर होता है तो देखते हो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सिरप वगैरह देता है। सिरप किस लिए देता है, हम लोग का बॉडी का जब फीवर होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ना, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी पर उसका फंक्शनिंग अच्छा होता है। जब हम लोग का बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है जब फीवर के दौरान, तो क्या होता है, डॉक्टर एक आर्टिफिशियल कैटलिस्ट देता है, बायोलॉजिकल। और जो सिरप देता है ना, बेसिकली दैट इज एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, जो आपका बॉडी का फंक्शनिंग जो नहीं हो पा रहा था फीवर के दौरान, वो जो बाहर से आप सिरप लेते हो उससे क्या होता है, आपका आपका जो भी बॉडी मैकेनिज्म अच्छा से फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो वही एक कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट को फंक्शन करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ये बोला गया है, इसको पढ़ लीजिए। और ऑप्टिमम टेम्परेचर ध्यान रखिएगा 298 टू 310 केल्विन पर होता है। इस टेम्परेचर रेंज में जो आपका एंजाइम कैटलिस्ट होता है प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। ऑप्टिमम पीएच मतलब एंजाइम कैटलिस्ट को फंक्शन करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच की भी जरूरत होती है। पीएच आपका 5 to 7 के रेंज में रहेगा तो आपका जो कैटलिस्ट होगा, एंजाइम कैटलिस्ट होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। उसके बाद ये सब पूरा बायोलॉजिकल चीजें है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं को एंजाइम, और इसको एक्टिवेटर बोलते हैं। को एंजाइम और एक्टिवेटर, बेसिकली को एंजाइम और एक्टिवेटर आर विटामिन। तो ये बोला गया दे आर नॉन प्रोटीन्स विच इंक्रीजेज द एंजाइम एक्टिविटी। जैसे कैटलिस्ट को एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम प्रोमोटर और इनिबिटर का यूज किए थे ना, इसी तरह प्रोमोटर और पॉइजन का यूज किए थे। अगर इसी तरह एंजाइम का एक्टिविटी को अगर बढ़ाना है उसके लिए हम विटामिन या को एंजाइम या एक्टिवेटर लेते हैं। एक्टिवेटर तो ये बोल रहा है कि दीज आर द नॉन प्रोटीन्स विच इंक्रीजेज द एंजाइम एक्टिविटीज। These coenzymes contain metals। ये जो आपका विटामिन्स है ये मेनली ये सब आयंस कंटेन करता है। ये क्या करता है, ये सब आयंस इट कंबाइन विद द functional group present in enzyme। enzyme is basically a proteins and protein is basically combinations of amino acids। पता होगा ना कि अमीनो एसिड को कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन sir। बनता है। और प्रोटीन्स को बहुत सारा प्रोटीन्स मिलकर आपका प्रोटीन इज बेसिकली अमीनो एसिड्स। और वो अमीनो एसिड को कंबाइन कर दोगे तो ये प्रोटीन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा कि दीज विटामिन की सब कंबाइन करता है। क्या करेगा, ये क्या करेगा, एंजाइम में जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ कंबाइन करके उस एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो कोएंजाइम क्या होता है, एक्टिवेटर क्या होता है, इट इज बेसिकली विटामिन। क्या करता है, हम लोग जानते हैं ये जो एंजाइम कैटलिस्ट है और मैकेनिज्म कहते हैं की लॉक मैकेनिज्म्स। ये जैसे हम लोग एक चाहिए एक कलर चाहिए जरूरत होती है बेसिकली। हाँ, तो मैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये एंजाइम है, एंजाइम के अंदर कैविटी बनाता है और इसी को वही सबस्ट्रेट जाकर इसमें अटैच होता है।
जो इससे मैच करेगा, एंजाइम से मैच करेगा, वही सबस्ट्रेट जाकर उसमें लॉक हो जाएगा। मतलब ये आपका लॉक है और ये की है, की है। सर दिखा नहीं इसलिए दे हम रहा लोग है सर। बोलते लॉक एंड की। दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। यस सर। ये सर कोलर हाँ सर। देखो ये मैं बताया था लॉक एंड मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो बेसिकली पहला जो की लॉक मैकेनिज्म्स होता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम के अंदर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही जाकर फिट होगा। ऐसा नहीं कि हर एक सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के अंदर फिट हो जाएगा। तो यही बताया गया है कि ये जो एंजाइम होता है कैविटी और सबस्ट्रेट क्या होगा, इस एंजाइम के अंदर जाकर उस पर्टिकुलर एक्टिव फंक्शन क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं। और फिर फाइनली प्रोडक्ट एंजाइम्स ऑफ सबस्ट्रेट कंबाइन किया, पहले ईएस इंटरमीडिएट बनाया और ये ईएस इंटरमीडिएट फर्दर क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं की लॉक मैकेनिज्म्स। तो ये बोल रहा है कि if the cavity patterns of enzymes matches with the substrate, तब enzymes उसके अंदर कैटालाइज हो जाता है, केमिकल होता है। एक और हम लोग सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस की बात करेंगे, जिसको हम जियोलाइट्स बोलते हैं। तो जियोलाइट, सबसे पहले ये ध्यान रखना, जियोलाइट्स होते क्या है, जरूर बताऊंगा। जियोलाइट्स, अगर जियोलाइट्स इज बेसिकली एमिनो सिलिकेट्स। अगर आप सिलिका SiO2 का स्ट्रक्चर आप जानते हो, उस SiO2 स्ट्रक्चर में अगर कुछ सिलिकॉन को हम क्या करें, एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, एल्यूमिनो सिलिकेट जियोलाइट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर नीचे में डायग्राम देख रहे हो, ये क्या था, ये सिलिका का स्ट्रक्चर है। अगर सब जगह सिलिकॉन होगा ना, तो सिलिका SiO2 का स्ट्रक्चर है। अगर हम क्या करें, कुछ सिलिकॉन को रिमूव एल्युमिनियम से कर दें, तो क्या एल्यूमिनो सिलिकेट जियोलाइट बन जाएगा। तो ये क्या होता है ना, ये जो बीच में आप देख रहे हो, यहाँ पर आप बीच में जो देख रहे हो, ये क्या होते हैं, इसके अंदर कैविटी होते हैं, पोर होते हैं, पोर। और इस पोर के अंदर ये जो जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट के अंदर जो पोर है, इस पोर के अंदर आपका क्या होगा, इंजाइम जो इस पोर को फिट करेगा, जिसका शेप एंड साइज इस पोर से मिलेगा, वही सबस्ट्रेट जाकर इसमें फिट होगा। तो ये बोला गया, यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या बोला गया है, पोर ऑफ स्पेसिफिक साइज ऑन द सरफेस ऑफ जियोलाइट्स on which react of specific shape and size can there। ऐसा नहीं कि हर एक सबस्ट्रेट जाकर उस पोर में फिट हो जाएगा, वही सबस्ट्रेट जिसका शेप एंड साइज इस पोर से मैच करेगा, वही जाकर इस जियोलाइट में जियोलाइट के अंदर ट्रैप्ड होंगे। जैसे एग्जांपल में एक बताया गया है कि GSM-5 ये एक जियोलाइट है, और ये GSM-5 क्या होता है, इथानल्स को मेनली पेट्रोल्स में बदलता है। ये GSM-5 जो होता है ना,
इथानल पेट्रोल, इथानल को पेट्रोल में बदलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ थियोरेटिकल्स है, आपको ध्यान रखना है। जो भी चीजें समझाने वाला था मैं समझा दिया, और ये सब थोड़ा बायोलॉजिकल चीजें हैं, मेरे से बेहतर आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी के मामला में। चलो उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अभी तक आपने 2 पार्ट पढ़ लिया। एक पार्ट था, पहला पार्ट अगर आपको ध्यान दोगे तो पहला पार्ट क्या था, एडजॉर्प्शंस। क्या एडजॉर्प्शंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस। सेकंड पार्ट में देखिए हम मेनली क्या कैटलिस्ट की बात की। कैटलिस्ट हो गया, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में बात किए, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात किए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किए। अब हम लोग इस चैप्टर्स का थर्ड पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट वन इज कोलॉइडल सॉल्यूशंस। और ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होता है, आपने जरूर 9th क्लास से आप जरूर पढ़ते आ रहे होंगे। तो मैं ये जो टू सॉल्यूशंस है, और ये कोलॉइड होता है और ये सस्पेंशन होता है, उसका कुछ डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस से मैं आपको ये डिफरेंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट्स है जो कि समझ में नहीं आएगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं, अगर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा ना तो ट्रू सॉल्यूशन, और अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो हम लोग उसको कोलॉइड्स बोलेंगे। और अगर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा तो उसको सस्पेंशंस बोलेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं मतलब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो समझने वाला नहीं है उसको आप पढ़ सकते हैं। कोलॉइड्स बेसिकली होता क्या है, तो इसको क्या देखो यहाँ लिखा गया है, कोलॉइड्स आर बेसिकली हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इज एन हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। ये जो कोलॉइड्स होते हैं ना, होमोजेनियस जैसे दिखते हैं, इट लुक्स लाइक होमोजेनियस, बट प्रैक्टिकली इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। इसमें क्या होते हैं, वेरी फाइन कोलॉइडल पार्टिकल, जिसका साइज का रेंज क्या होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर ऑफ सब्सटेंस। इसमें जैसे ध्यान रखिएगा, एक ट्रू सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। इसी तरह एक कोलॉइड में एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो ये लिखा गया है कि ऑफ सबस्ट्रेट डिस्पर्स फेज आर, डिस्पर्स फेज जो सब्सटेंस डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डिस्पर्स होते हैं, मिलते हैं, उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। डिस्पर्स फेज आर कंसीड आर डिस्पर्स इन अनदर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। तो हम कोलॉइड्स में मेनली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की बात करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, डिस्पर्स फेज आर बेसिकली सॉल्यूट्स एंड डिस्पर्सन मीडियम इज बेसिकली द सॉल्वेंट। कंपेयर कर सकते हो याद रखने के लिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी मैं टेबल आपसे होप करूंगा, ये टेबल आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि वेस्ट ऑन, अब हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। टोटल यहाँ पर देखोगे टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आर होना चाहिए। कॉम्बिनेशन गैस जो होता है ना, गैस इन गैस इज नॉट ए कोलॉइड। अगर गैस को गैस के अंदर मिक्स करोगे तो ये एक कोलॉइड नहीं है, ये एक ट्रू सॉल्यूशन। गैस के अंदर अगर गैस को मिक्स करोगे तो क्या होगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाएगा। इसलिए टोटल यहाँ पर देखोगे टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आर देयर, और हर एक का आप क्या करोगे, इसका नाम याद रखोगे और इसका एग्जांपल भी पूछा, एग्जांपल भी ध्यान रखोगे कि जैसे सॉलिड एग्जांपल जेमस्टोन कलर्ड ग्लासेस होता है, इसी तरह आप एग्जांपल्स भी याद करोगे। ये याद होना चाहिए। सॉलिड लिक्विड, इसके बारे में डिटेल चर्चा भी करेंगे, जिसको हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सॉलिड इन सॉलिड, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसको ये जो सेकंड है ना, सेकंड इम्पोर्टेंट, इसका एग्जांपल के साथ ध्यान रखना। सॉलिड इन लिक्विड, ऐसे देखो सोल होता है ना, SOL, मतलब क्या, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं, मतलब सॉलिड इज, और ये
हो गया, ये सेल फ्लूइड हो गया, ये सब क्या है, इसका एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स इसको ध्यान रखोगे। और लिक्विड लिक्विड अगर लिक्विड अंदर मिलाएंगे उसको इमर्स करते हैं, उसका एग्जांपल से मिल्क हो, ये ऑयल बहुत ध्यान है। देखो नोट में यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, इस पॉइंट को देख, ये मैं बता भी दिया हूँ। गैस इन गैस, ध्यान रखना, गैस इन गैस इज नॉट ए colloid as it form a homogeneous mixtures but colloid are actually heterogeneous mixtures। तो ये ध्यान रखना है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन आर देयर, उसका नाम, उसको नाम और उसका एग्जांपल्स उसको रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहला क्लासिफिकेशन, पहले कोलॉइड्स क्या होता है मैं बताया, कोलॉइड, उसके उसके पहले भी कोलॉइड सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, 4-5 पॉइंट, तो उसको आप गढ़ में जरूर पढ़े। फिर मैं यहाँ पर आगे बढ़ते हूँ, सेकेंड टाइप का सेकेंड टाइप्स का क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, डिस्पर्स ऑफ फेज। इसके बेसिस पर इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मल्टी मोलिकुलर क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइड single particles, single molecules are no coming in colloidal range। मतलब एक सिंगल पार्टिकल, सिंगल मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो उसका साइज 1 नैनोमीटर। एक बार इसको पढ़े आप पहले, एक बार पढ़े मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड को। इस कौन कौन सा चैप्टर बच जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री के बाद और कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? सर हाइड्रोजन बायोमोलिक्यूल्स, सर, बायोमोलिक्यूल्स, अच्छा, और पॉलीमर्स, पॉलीमर्स भी है। हाइड्रोजन मेटालॉइड सर है। मेटलॉइड्स, मेटलर्जी, कौन सा ये चैप्टर के सर बाद बच मेटलर्जी। जाएगा? एक हाँ मेटलर्जी, इसके बाद जस्ट मेटलर्जी पढ़ा देंगे, उसके बाद उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और फिर पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर पढ़ा देंगे। और बचा हुआ है हाइड्रोजन है और सर। सर कुछ 2 नहीं। चैप्टर तो हाँ आप खुद हाइड्रोजन पढ़ोगे। है। अच्छा, हाइड्रोजन, ओके सर। मतलब कोई चैप्टर को भूले नहीं सर हो आप लोग। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़,
बायोमोलिकुल्स क्या क्या बोली? सर खुद पढ़ लेंगे सर। नोट्स दे दीजिए, हो जाए। बायोमोलिकुल्स नोट्स दे देंगे, नोट्स दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। तो हाँ सर, बेसिकली बायोलॉजी में सर पढ़ा है। बायोमोलिकुल्स बुक से बायोलॉजी में पढ़े हो ना बायोमोलिकुल्स, तो हाँ हाँ सर। सर, बायोमोलिकुल्स से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पॉलीमर्स में बता दूंगा, पॉलीमर जल्दी जल्दी बता दूंगा उसको क्योंकि पॉलीमर्स में भी याद करना है, मोनोमर पॉलीमर, किस पॉलीमर का मोनोमर क्या है, उसका उसमें जैसे यही सब उसमें याद करना है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसको तो मतलब आधा घंटा के अंदर फिनिश कर दूंगा। तो मेनली देखो अभी जो चैप्टर आपको हमको पढ़ाना है मेटलर्जी, मेटलर्जी पर फोकस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। मेटलर्जी भी लगभग 2 क्लास में वो फिनिश हो जाएगा, मतलब 1.5 घंटा 2 से मेटलर्जी से पर फोकस कर देंगे। आ, ये दो इम्पोर्टेंट बचा है, और पॉलीमर से क्लास में ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मैं बोला हूँ खुद पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए हाँ सर, वो एनसीईआरटी सर से पढ़ होता है। लिया सर। पढ़ लिया तो है इन सर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दोनों पढ़ लिया। लास्ट वाला सब पढ़ लिया सर। हम्म, अच्छा चलो बहुत अच्छा, अगर ये दोनों पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छा है। चलो उसके बाद मतलब ये आई होप ये सैटरडे तक ना जितना भी ये जो रिमेनिंग चैप्टर में बताया है वो कवर हो जाएगा ये सैटरडे। इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। सर साउंड क्लियर नहीं है सर। Yes. अब सही आ रहा है ना आवाज? ये सर। ये सर। हाँ यहाँ पर बता रहा था मल्टी मॉलिक्यूल, मल्टी मॉलिक्यूल में नोट मीन कोलाइडल रेंज। हम लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा सिंगल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, aggregate form में particles, मतलब देखो ये सिंगल मॉलिक्यूल्स है जो कि कोलाइडल रेंज में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारा इस तरह एक बड़े that multiple
में बोला गया है कि सिंगल पार्टिकल्स आर कमिंग इन कोलॉइडल रेंज, मतलब एक इंडिविजुअल सिंगल पार्टिकल का साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा, इसलिए वो बोलते हैं माइक्रो मोलिकुलर कोलॉइड। पहला था मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स बना, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना, इसका नाम है मल्टी मोलिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो मोलिकुलर। जैसे हम स्टार्च, आपको पता है आलू के अंदर, आलू बेसिकली स्टार्च, आलू के अंदर स्टार्च होता है, आलू को हम पानी में डाल दें तो क्या होगा, कुछ देर के बाद देखोगे ना, कलर ऑफ द वाटर विल गेट। तो इसी तरह प्रोटीन को अगर पानी में डाल दूंगा तो क्या बना लेगा, इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड द कोलॉइडल रेंज, सो तुरंत पानी में डालने पर एक कोलॉइड बन लेगा। इसी तरह अगर एंजाइम को पानी में डाल लेंगे तो क्या होगा, वो भी कोलॉइड्स बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल का सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, मतलब यहाँ बोला गया है, यहाँ पर देखो कि इन वन कोलॉइडल particles there are around 100 acid molecules, 100 एसिड मॉलिक्यूल्स को मिलाएंगे एक मल्टीपल कोलॉइड बनता है, और उसका साइज कोलॉइडल रिंग रहता है। ये दोनों कोलॉइड समझ में आ गया, बताओ, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर। यस सर। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, इसको मिसेल्स भी बोलते हैं। तो ये डिटर्जेंट, ये मिसेल्स को पढ़ोगे तो ये यहाँ पर पढ़िए, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, देयर आर सम कोलॉइड्स which at surface behave नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे अगर एग्जांपल है कि अगर मान लो कि एक चम्मच डिटर्जेंट को हम एक बकेट पानी में लो, तो क्या होगा, डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, मैं ये बोल रहा था कि अगर एक बकेट के अंदर एक चम्मच डिटर्जेंट को डालूंगा, तो अभी क्या होगा, जो डिटर्जेंट का कॉन्सेंट्रेशन लो है पानी के अंदर, तो वहां पर देखो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी है, मतलब वो जो झाग जो निकलता है, झाग नहीं निकलेगा। अगर अगर वहां पर हम मान लो कि एक चम्मच के जगह हम उसमें 4-5 चम्मच डिटर्जेंट डाल दें, उस केस में क्या होगा, मिसेल्स का फॉर्मेशन, झाग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पर देखो, these are the parts which at lower concentrations behave as a normal electrolyte, but at a higher concentration जो solute particles हैं associate together to form a bigger particles of colloidal ring known as micelles। बेसिकली जो ये जो salt होता है, बेसिकली इट इज सॉल्ट ऑफ
देखो जो एसिटेटेड कोलाइड्स होता है, इसमें क्या होता है देखो बच्चे, कि हम लोग जानते हैं कि लोअर कॉन्सेंट्रेशंस पर इट विल बिहेव एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, पर धीरे धीरे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ाते होगे तो क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स ये आपस में एसोसिएट होते हैं, आपस में जुड़कर एक लॉन्ग एक कोलॉइडल रेंज बनाएंगे। कोलॉइडल रेंज मतलब पार्टिकल का साइड कोलॉइडल रेंज में आना शुरू हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं, मिसेल्स। जैसे आप जानते हो कि सोडियम या पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड, दैट इज द सोप या डिटर्जेंट। और जो जैसे कि अगर सोडियम स्टीरेट, इट इज क्या, इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ये मान लो कि एक क्या है, एक सोप का मॉलिक्यूल्स है, ये डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ये वाटर लविंग होता है। और ये जो होता है ना ऑयल लविंग होता है, हाइड्रोकार्बन लविंग। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट, या हम लोग इसको वाटर हेटिंग भी बोलते हैं या सॉल्वेंट हेटिंग भी बोलते हैं। तो इसमें दो पार्ट होता है। तो अगर हम इसको क्या, जब हम पानी में डालेंगे तो बच्चे क्या होगा, बट जब हम देखो, जब हम डिटर्जेंट को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, मतलब वाटर लविंग पोर्शन है, ये क्या होगा, जैसे एक कंटेनर में पानी है, ये पानी है, तो ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, ये क्या होगा, वाटर से अट्रैक्शन करने के चक्कर में ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शंस है, हाइड्रोफोबिक पोर्शंस अंदर की तरफ रहेगा। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं मिसेल्स बोलते हैं। ये बोला गया देखो, इन वन मिसेल्स अराउंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप या डिटर्जेंट आर प्रेजेंट। ये इस तरह का ये मिसेल्स फॉर्मेशंस करते हैं। अब ये देखोगे इस मिसेल्स के अंदर क्या हो गया, एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसी तरह एक कंटेनर, ये जो पानी है, ये एक मिसेल्स बना जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरा मिसेल्स बना जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और ये मिसेल्स आपका जो है ना कोलॉइडल रेंज के अंदर आ रहा है। ये एक दूसरा मिसेल्स है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो अगर ये एक मिसेल्स, ये दूसरा मिसेल्स, ये तीसरा मिसेल्स, इन तीनों इनके ऊपर क्या निगेटिव चार्ज है, इन सब के बीच क्या होगा, रिपल्सन्स होगा। अगर ये रिपल्सन्स होगा तो क्या होगा, पानी में घूमतेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। तो अगर ये पानी में घूमते रह रहे हैं, आपको पता होगा कि सस्पेंशंस में क्या होते हैं, जैसे हम सैंड को पानी में डालेंगे तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशंस। सैंड पार्टिकल्स भी सस्पेंड at the bottom of the waters,
बट यहाँ पर कोलॉइडल्स में क्या होते हैं ना, कोलॉइडल जैसे ब्लड जो हम लोग का है एक कोलॉइड्स है, तो उसके अंदर बहुत सारा क्या है, डिस्पर्स फेज जो होते हैं, जो आपके ब्लड के अंदर मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ये पानी के अंदर ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है मूव करते रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये कोलॉइड है। अगर ये नीचे बैठ जाएंगे तो ये क्या हो गया, सस्पेंशन बन गया। तो जब तक डिस्पर्स फेज पानी में मूव करता रहेगा तो कोलॉइड रहेगा। तो ये जो एग्जांपल हम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलॉइड्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वन इज इसको मिसेल्स भी बोलते हैं। लोअर कॉन्सेंट्रेशंस पर ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव कर रहा था, बट जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर क्या हो गया, ये एक कोलॉइड की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। तो क्या ये लास्ट वाला ये समझ में आ रहा है, बताओ? यस सर। उसके बाद इसमें एक दो टर्म है, उसको ध्यान रखिएगा। सीएमसी क्या होता है, सीएमसी क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशंस। तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एवर विच फॉर्मेशंस ऑफ मिसेल्स ऑकर। अगर हम जानते हैं कि अगर मान लो कि 1 चम्मच डिटर्जेंट एक बकेट के अंदर डालेंगे तो आपका क्या होगा, झाग का फॉर्मेशंस नहीं होगा, मिसेल्स का फॉर्मेशंस नहीं होगा। तो ये बोला गया था मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एवर विथ फॉर्मेशंस ऑफ मिसेल्स ऑकर, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशंस। ये एक दो पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। longer the hydrophobic chains, smaller its critical missile concentration। जितना हाइड्रोफोबिक ये जो हेड टेल वाला पार्ट हो गया ना, जितना लंबा होगा क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन उतना ही कम होगा। फिर ये भी बोला गया कि क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम का पोलैरिटी जितना कम करोगे क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बढ़ेगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, मिसेल्स का फॉर्मेशंस के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है। तो ये बोला गया द मिनिमम टेम्परेचर्स बिलो विच देयर विल बी नो फॉर्मेशंस ऑफ मिसेल्स। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग एक्शंस ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट देख लीजिए, ये क्या इसको कैसे काम करता है इसको देख लीजिए। तो जैसे मान लो आपका कपड़ा होता है, ये जो आपका फैब्रिक है कपड़ा है, इस पर क्या है, अगर हम उसको 1-2 दिन पहने रह जाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक ग्रीस अटैच हो जाता है। ग्रीस मेनली ऑयल पार्टिकल्स उसके ऊपर अटैच हो गए हैं। तो जब हम इसको क्या करते हैं, जब इसके ऊपर हम पानी में सर्फ डिटर्जेंट डालते हैं, डालने के बाद ये कपड़ा हम इसमें डालते हैं, ये जो ग्रीस है ना, ग्रीस पार्टिकल्स है, ये क्या होता है, ग्रीस पार्टिकल के चारों ओर जो होता है, ये हम जानते हैं ग्रीस पार्टिकल मेनली क्या है, इट कंटेन ऑयल पार्टिकल्स। ये तो क्या होता है, जो आपका डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये जो आपका टेल पार्ट देख रहे हो ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, ये आकर इस ग्रीस से अटैच हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये ग्रीस से आकर अटैच हो गया। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये पानी की तरफ ये अपना मुंह करके खड़ा रहेगा। और इस तरह का जो फॉर्मेशंस होगा, मिसेल्स फॉर्मेशंस होगा। और मिसेल फॉर्मेशन के कारण ही क्या होगा, ये जो डर्ट है, ये जो आपके फैब्रिक्स पर ग्रीस लगा हुआ है, डर्ट लगा हुआ है, इसको क्या करेगा, ये बहुत सारा डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स मिसेल्स फॉर्मेशन कर उसको वहां से निकाल लेगा, फैब्रिक से निकाल लेगा। और इसी तरह क्या होगा, आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। ग्रीस पार्टिकल्स विल बी ट्रैप्ड बाय मिसेल्स फॉर्मेशंस। और इसी तरह आपका कपड़ा जो भी फैब्रिक है साफ हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस, 2 तरह का हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सेकंड देखिए ऑन द सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था, इसको देख लो। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल स्पेस, अगर छोटा है तो मल्टी मॉलिकुलर, अगर एक मीडियम साइज का है तो उसको मैक्रोमोलिकुलर, और एक तीसरा था दैट वाज द एसोसिएटेड कोलॉइड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ डीपी एंड डीएम। 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स और एक को बोलते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स।
लायोफिलिक इसको नेचुरल कोलोइड्स भी बोलते हैं, इसको आर्टिफिशियल कोलोइड्स भी बोलते हैं। ये जो कोलोइड्स होता है सॉल्वेंट लविंग होता है, और ये जो कोलोइड होता है लायोफोबिक होता है, दैट वन इज सॉल्वेंट हेटिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कोलोइड्स देयर एग्जिस्ट अट्रैक्शंस बिटवीन डीपी एंड डीएम। इसमें डीपी और डीएम के बीच इंटरेक्शंस होगा। जैसे अगर हम आलू को पानी में डाल दें तो आलू मेनली, आलू के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च के अंदर आपको पता होगा कि OH ग्रुप होता है, और वो OH ग्रुप क्या होगा, जो वाटर्स में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या होगा, स्टेबल्स होता है। तो ऐसे लायोफिलिक कोलोइड्स क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कोलोइड्स देयर एग्जिस्ट इंटरेक्शंस बिटवीन डीपी एंड डीएम, बट जो लायोफिलिक कोलोइड्स होंगे इन दिस टाइप ऑफ देयर इज नो इंटरेक्शंस बिटवीन डीपी एंड डीएम। दूसरा है, इसको हम सिंपल मेथड से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आलू को काट के पानी में डाल दिए, कोलोइड्स बन गया, लायोफिलिक कोलोइड्स बन गया। लायोफोबिक कोलोइड्स के लिए थोड़ा आपको स्पेशल टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखोगे मेटल सल्फाइड को कैसे बनाते हैं, गोल्ड सोल को कैसे बनाते हैं, सिल्वर सोल को कैसे बनाते हैं, सल्फर सोल को कैसे बनाते हैं, तो इसको स्पेशल टेक्निक से बनाया जाता है। उसके बाद और देखो, जैसे एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, जेलेटिन पानी में डाल दो, आपका नॉर्मल सिंपल नेचुरल कोलोइड्स बन जाएगा। इसी तरह और देखो, दीज कोलोइड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्यूशंस। जैसे अभी बताया ना कि अगर स्टार्च को पानी में हम डालेंगे तो क्या होगा, स्टार्च का मॉलिक्यूल्स पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक्सटेंसिवली सॉल्युबल होगा, बहुत ज्यादा सॉल्युबल्स होगा। बट ये बोला क्या है, दीज कोलोइड्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल एंड क्या लिखा हुआ है, एंड कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट। इसको बना के इसको तुरंत उसमें अगर एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएंगे तो तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो और कुछ डिफरेंस है, देखो अगला पेज में। देखो, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर्स, ये ध्यान रखना, जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। अगर एक बार आप डीएम और डीपी को सेपरेट कर दिया, अगर हम फिर से डीपी को अगर डीएम के अंदर मिलाएंगे तो फिर से कोलोइड तैयार हो जाएगा। बट यहाँ पर लिखा गया है जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं जिसमें इंटरेक्शंस नहीं होता है, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर्स। मतलब इसका होता है कि एक बार अगर आप डीपी डीएम को सेपरेट कर दिए तो कोलोइड कैन नॉट बी फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग। तो ये सब कुछ डिफरेंस है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइड्स के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ा, कोलोइड क्या होता है, फिर उसके बाद आगे क्लासिफिकेशन, तीन तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कैसे हम कोलोइड्स को, ये जो कोलोइड्स को प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो लायोफिलिक कोलोइड्स को प्रिपरेशन करने की सिंपल मेथड, आलू को काट के पानी में डाल दो, बन जाएगा। अगर आप लायोफिलिक कोलोइड्स को बनाना चाहते हो तो इसका दो मेथड होता है, एक डिस्पर्सन मेथड होता है और एक कंडेंसेशन मेथड होता है। तो सबसे पहले हम डिस्पर्सन मेथड को देखिए। डिस्पर्सन मेथड को क्या करते हैं, देखो ये बोला गया कि इन दिस मेथड larger particles are broken into particles of colloidal range, that is 1 nanometer to 1000 nanometers and disperse in dispersion medium। उसके बाद ये उसको पानी के अंदर मिला दो। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये एक इस तरह का मशीन्स है, ये देख रहे हो रोटर वेल्ट है, ये बीच में दो देख रहे हो, ये इट इज मेटल डिस्क, और ये 7000 आरपीएम से मूव कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शंस, एक राइट क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बीच हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि गोल्ड का बड़ा टुकड़ा को डाल देंगे तो ये क्या करेगा, मूवमेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होगा। ये क्या होगा, ये जो यहाँ से पार्टिकल्स निकलेगा दैट विल बी ऑफ कोलोइडल रेंज, और फिर क्या होगा, उसको डिस्पर्सन मीडियम में मिला दो तो कोलोइड आपका तैयार हो गया। तो दिस इज द डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड मतलब पहले आप क्या करो, बिगर पार्टिकल्स को कोलोइडल रेंज में तोड़ो और उसके बाद डिस्पर्सन मीडियम में मिला दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया और पढ़ लीजिए, बिगर पार्टिकल्स आर
इसी और दूसरा ब्रेडिक आर्क में कि आपके रूप में दिया हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। क्या करते हैं बच्चे, जैसे देखो इस इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, स्पार्क कराते हैं। अगर दो इलेक्ट्रोड को उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, अगर उसको टच करेंगे तो क्या होगा, टच करेंगे तो ये स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग के कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगा। और ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगा, तो यहाँ पर जो आप मेटल जैसे गोल्ड का मेटल रखेंगे तो इतना एनर्जी जनरेट होता है, ये गोल्ड मेटल्स को पिघला देता है, मेल्ट कर जाता है। ये जो गोल्ड मेटल्स है, सॉरी, ये जो गोल्ड मेटल्स है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल्स गेट कन्वर्टेड टू वेपर्स फॉर्म। इतना ज्यादा इंटेंस हीट मिलता है, इतना ज्यादा आग लग जाता है वहां पर कि ये जो मेटल्स होता है दैट गेट डायरेक्टली टू कन्वर्ट टू वेपर फेज। और ये जब हम जानते नहीं, यहाँ पर हम लोग इसको आइस बात में रखते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट को आइस बात में कराते हैं। तो आइस बात कराने में तो ये जो वेपर्स बना, ये आइस के प्रेजेंस में क्या होगा, तुरंत सॉलिडिफाइड होगा, तुरंत कंडेंस हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, ब्रेडिक आर्क मेथड के अंदर डिस्पर्सन, पहले डिस्पर्स हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल्स इंटेंस हीटिंग के कारण छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में टूटा, और उसके बाद क्या हो गया, जो वेपर्स बना, वेपर्स क्या हो गया, कंडेंस हो गया, आइस बात के कारण कंडेंस हो गया। इसलिए ये ध्यान रखना, इस मेथड में क्वेश्चंस ये पूछे हैं, इस मेथड में डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों मेथड इसमें लगते हैं ब्रेडिक आर्क मेथड में। तो यही यहाँ पर एक बार आप पढ़ लीजिए, आगे देखो क्या लिखा गया है, पढ़ लीजिए, उसको आगे बढ़ते हैं। पढ़िए तो इंटेंस हीटिंग जनरेट्स, उसको पढ़ो एक बार। पढ़ लिए? यस सर। तो ये दोनों मेथड समझ में आ गया। एक पहला बताए थे दैट वन इज द कोलॉइडल मींस, और दूसरा था ब्रेडिक आर्क मेथड, जिसको इलेक्ट्रिकल यस सर, समझ में डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा, ये तीसरा जो है दैट वन इज अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन। इसमें क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज किया जाता है टू ब्रेक द बिगर पार्टिकल्स इनटू पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल रेंज। और ये क्या, इसमें जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज सुटेबल टेक्निक फॉर वायर्स, और फिर इट इज ये भी क्या, बोथ डिस्पर्सन और कंडेंसेशन टेक्निक्स यूज करता है। आगे बढ़ते हैं, डी, इसका चौथा होता है दैट वन इज पेप्टाइजेशन मेथड। तो पेप्टाइजेशन मेथड ये इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन। पहले क्या करेंगे, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू कोलॉइड, इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। मतलब पेप्टाइजेशन इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड्स बाय एडिंग ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। क्या मैं बोला, फिर से बोल रहा हूँ, एक प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलॉइड्स बाय एडिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट्स। क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे अगर हम AgNO, ये जो AgNO है, इसको हम KI में अगर मिला दें तो क्या है, हम जानते हैं K+ को हमेशा I- देखेगा, तो ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है AgI का। और ये AgI जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बना, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एजेंट होता है पेप्टाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, टू कैरीड आउट पेप्टाइजेशन an electrolyte is added, an electrolyte of suitable electrolyte is added, that is called peptiding agent। ये जो आपका AgI बना बच्चे, AgI अगर हम Ke इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो ये ध्यान रखना, इस प्रेसिपिटेट के ऊपर जो आयन कॉमन होगा, एक प्रेफरेंशियल आयन थ्योरी है,
इसमें जो आयंस कॉमन होगा ना बच्चे, वो क्या होंगे, वो आयन AgI के ऊपर अटैच हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि AgI और KI में I माइनस इज द कॉमन, तो इस AgI प्रेसिपिटेट के ऊपर I माइनस एडजॉर्ब हो जाएंगे और ओवरऑल इसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये एक ऐसा AgI मॉलिक्यूल, ये एक दूसरा AgI मॉलिक्यूल जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ये एक तीसरा AgI मॉलिक्यूल इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। इसमें क्या निगेटिव चार्ज होने के कारण ये पानी में क्या होगा, डिस्पर्स करता रहेगा, घूमता रहेगा, और ये जब तक घूमता रहा कोलॉइड्स है, नीचे बैठा सस्पेंशन, तो ये पानी में घूम रहा है, कोलॉइड्स बन गया। तो इस तरीका से पेप्टाइजेशन टेक्निक से हम कोलॉइड्स बना सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, बताओ, ये वाला मेथड पेप्टाइजेशन? यस सर। उसके बाद आगे देखो, ये जो पॉइंट्स लिखा है इसको पढ़ ले एक बार, इसको पढ़ लो, समझ में आता है या नहीं। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन, यस सर। समझ में आ गया। तो ये पेप्टाइजेशन मेथड भी समझ में आ गया। मतलब इसमें दो मेथड इंपॉर्टेंट था। डिस्पर्सन मेथड के अंदर 4 पार्ट था। एक पहला पार्ट अगर आपको याद हो तो कोलॉइडल मील, दूसरा क्या था, दूसरा दैट इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रेडिक आर्क रूल सर ब्रेडिक अर्थ था। और तीसरा क्या था, दैट इज सर अल्ट्रासोनिक, जो भी नहीं, तीसरा एक और था ना, दैट इज अल्ट्रासोनिक सर वो डिस्पर्सन, और चौथा है पेप्टाइजेशन। तो सब समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा मेथड जो होता है कंडेंसेशन मेथड, जैसे आप देखे थे ब्रेडिक आर्क रूल में भी कंडेंसेशन मेथड हम लोग अप्लाई किए थे। तो कंडेंसेशन मेथड में क्या होगा, इन दिस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज पार्टिकल्स आर एग्रीगेट टू फॉर्म ए पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल रेंज। यही तो सब में हो रहा है। अब जैसे इसका फिजिकल मेथड, ये फिजिकल मेथड भी है, इसका केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड के अंदर 2 आता है, दैट इज बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या इसमें होगा, देखो, अगर हम P4 मॉलिक्यूल्स को अल्कोहल के अंदर मिलाए, थोड़ा सा एक छोटा सा कंटेनर लिए और जिसमें अल्कोहल ले लिए और इसके अंदर P4 मिला लिए, तो P4 क्या होता है, अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है, घुल गया। अब हम क्या करेंगे ना, हम क्या लिखा है, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, एक बड़ा कंटेनर लेते हैं और इस बड़ा कंटेनर के अंदर पानी है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर है ना, ये जो सॉल्यूशन बना, ट्रू सॉल्यूशन बना, इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको अंदर डालते ही सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा। पहले सॉल्वेंट क्या था, अल्कोहल था, बट हम पानी ज्यादा अमाउंट में लिए हैं, तो क्या होगा, सॉल्वेंट मेरा पानी हो जाएगा। और ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल तो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, बट ये जो P4 होता है, ये जो P4 होता है पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो क्या होगा, P4 अगर पानी के अंदर इनसॉल्युबल है तो ये क्या होगा, पानी में घूमता रहेगा, और पानी में घूमता रहेगा तो ये कोलॉइड्स है। पानी के नीचे बैठ गया तो कोलॉइड नहीं है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट को चेंज कर दिए। पहले सॉल्वेंट अल्कोहल था और फिर सॉल्वेंट पानी हो गया। तो ये सॉल्वेंट बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ये हम कंडेंसेशन मेथड का पहला पार्ट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो यही चीज इसमें लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, जैसे हम कोलॉइड्स बनाते हैं, दैट इज ऑफ फिनाफ्थलीन I2 सल्फर सॉल्यूशन, P4 सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फिर दूसरा है बाय एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। हम क्या करते हैं इसमें, सिंपली ये जो वेपर्स ऑफ सल्फर को हम ये कोल्ड चिल वाटर है इसके अंदर पास कराएंगे, तो क्या होगा, अगर पास कराने से ये जो वेपर्स ऑफ सल्फर होगा, ये क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, पानी में आएगा और फिर क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये कोलॉइड्स बन जाएगा। तो ये हो गया दूसरा, बाय एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। पहले वेपर स्टेट, फिर सॉलिड स्टेट, कंडेंस हो गया। यहाँ पर क्या था, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। इससे हम कौन सा कोलॉइड को बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सल्फर हो गया, सल्फर सॉल्यूशंस हो गया, मर्क्यूरी सॉल्यूशंस हो गया। यहाँ पर देखो दोनों, सल्फर सॉल्यूशंस बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से भी बन सकता है, सल्फर सॉल्यूशन बाय एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट से भी बन सकता है। आगे हम लोग बनते हैं केमिकल मेथड की तरफ। केमिकल मेथड में 4 पार्ट है,
चार, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। एक पहला होता है डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, सिंपली आयंस का एक्सचेंज करके कोलॉइड बनेगा। ये जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, एग्जांपल ध्यान रखना है सबका। केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड है। केमिकल में फिजिकल मेथड आपके एनसीईआरटी बुक में है भी नहीं, केमिकल मेथड ध्यान रखिएगा, केमिकल मेथड इंपॉर्टेंट है। तो ये डबल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंपली आयंस का एक्सचेंज होगा और उससे कोलॉइड्स बनेगा। इसमें ध्यान रखना आर्सेनिक सल्फाइड इज प्रिपेयर्ड बाय द डबल डिकम्पोजिशन मेथड। दूसरा AgI। तीसरा जो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा S में, तो ऑक्सीडेशन हो गया। और ये सल्फर ये क्या एक टर्बिडिटी बना लेगा, कोलॉइड्स बना लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सल्फर कोलॉइड्स इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन टेक्निक्स। तीसरा जैसे यहाँ पर रिडक्शन टेक्निक से, ऑक्सीडेशन टेक्निक से भी कोलॉइड्स बना, रिडक्शन टेक्निक से गोल्ड का याद रखना। यहाँ पर क्या देख रहे हो, Sn+2 Au जो गोल्ड +3 में है उसको रिड्यूस कर दिया गोल्ड में, तो गोल्ड सोल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ AuCl3। चौथा है दैट वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या देखोगे, पहले FeCl3 का हाइड्रोलिसिस हुआ तो FeOH3 का प्रेसिपिटेट बना, और फिर देखोगे FeOH3 का जो प्रेसिपिटेट बना ये फर्दर क्या होगा, Fe3+ के प्रेजेंट में ये एक कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा, सोल की तरह बिहेव करेगा। तो FeOH3 इज प्रिपेयर्ड, FeOH3 सोल्स इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस टेक्निक्स। तो सबका एग्जांपल ध्यान रखना है, डबल डिकम्पोजिशन आर्सेनिक सल्फाइड, ऑक्सीडेशन सल्फर सोल्स, रिडक्शंस गोल्ड सोल, और फिर हाइड्रोलिसिस FeOH3 सोल्स, ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट वन इज बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, इसको एक बार पढ़ें, आप खुद पढ़ें, मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट कैन बी कन्वर्टेड टू कोलॉइड बाय एडिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉमन आयन होगा वो क्या होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो इसको एक बार आप खुद पढ़े और देखो समझ में आ रहा है या नहीं, इतना देर पढ़ो। ये सर समझ में आ गया। ये बहुत दिन के बाद एक बच्ची आई, प्रियंका घोषाल। प्रियंका घोषाल, अच्छा लगता है, ऐसे ऑन करके चली गई। देखो तो ये समझ में आ गया होगा। देखो इस तरीका से हम, अगर हम AgI प्रेसिपिटेट जो बना, अगर उसके ऊपर हम यहाँ पर देखो क्या गया, पहला वाला एग्जांपल्स में क्या किया गया, KI को एक्सेस रखा गया, तो क्या होगा, AgI जो प्रेसिपिटेट बना उसके ऊपर I- आकर एडजॉर्ब हो जाएगा, ये क्या बनेगा, निगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स। और अगर हम AgNO3 एक्सेस में कर दे तो ये जो प्रेसिपिटेट बना इसके ऊपर Ag+ कॉमन आयन जो होगा ना एक्सेस वाला, ये कॉमन Ag+ आयन एडजॉर्ब हो जाएगा, ये क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स। तो ये बोला गया इन ए कोलॉइड्स ऑल द कोलॉइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज कैरी सम चार्ज फॉर। जैसे अगर बोला गया है कि अगर एक निगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो जितने भी डिस्पर्स फेज होंगे हर एक के ऊपर निगेटिवली चार्ज होगा। अगर मान लो कि एक पॉजिटिव कोलॉइड्स होगा तो जो भी उस कोलॉइड्स में पॉजिटिव कोलॉइड में डिस्पर्स फेज होंगे उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा।
और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होगा, जिसके कारण वो पानी में घूमते रहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम में घूमते रहेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, नीचे में एक पॉइंट लिखा गया है ये कि ये जो कोलॉइड जो होता है ना, ओवरऑल न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल नेचर बोलने का मेरा मतलब है कि अगर आपके डिस्पर्स फेज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बोला गया है डिस्पर्सन मीडियम कैरीज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दैट्स व्हाई कोलॉइडल इज न्यूट्रल इन नेचर। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द एक्सपेरिमेंट थ्रू विच यू कैन प्रूव दैट कि dispersed phase contain charge particle. Dispersed phase is containing सब charge, it may be positive charge or negative charge. ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? The movement of colloidal particle, movement of charged particles towards a positively electrode on applying electric field. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो कोलॉइडल पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल्स है, क्या होगा? अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। और ये कंफर्म करता है कि ये कंफर्म क्या करता है? ये जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइड्स। आगे देखो, ये थोड़ा सा देखो जल्दी से, नहीं तो फिर अगले क्लास दिक्कत होगा। जैसे अगर यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम AgNO3 प्लस KI करें तो इस तरह का एक ये जो AgI के ऊपर I माइनस आकर एडजॉर्ब हो जाएगा, कॉमन आयन एडजॉर्ब हो जाएगा। अब ये कॉमन आयन इस सॉल्यूशन में जैसे देखो K प्लस भी है, तो ये I माइनस के ऊपर क्या होता है? एक फिर से लेयर बन जाता है। I माइनस के ऊपर एक फिर से लेयर बन जाता है, किसका? K प्लस का, I माइनस के। ये जो पहला लेयर बना उसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, वो लेयर फिक्स्ड है। और जो सेकेंड लेयर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर। ये लेयर हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये एक फिक्स्ड लेयर है और एक डिफ्यूज लेयर है। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है फिक्स्ड लेयर के ऊपर, तो जो डिफ्यूज लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को हम जीटा पोटेंशियल्स बोलते हैं। तो ये पहले देखो, ये पढ़ लीजिए, द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू लेयर of opposite charge around a colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer। एनसीईआरटी बुक में है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है, पता हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलॉइड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो ये क्या बोला है देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज on colloidal particles, they do not aggregate together, they do not settle together to form a precipitate। जो आपको बताया कि कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होते हैं, वो चार्ज की वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे नहीं बैठेंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के अंदर वो डिस्पर्सन मीडियम में घूमते रहेंगे, और जिसी कारण क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कोलॉइड्स इज स्टेबल्स। तो यही बोला गया, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता, वो नीचे सेटल हो जाता। बट चार्ज प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स पानी में डिस्पर्सन मीडियम में घूमते रहते हैं, और घूमने के कारण क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कोलॉइड इज स्टेबल इन नेचर। तो यही बोला गया है। फिर उसके बाद आगे देख लीजिए, अगर यहाँ पर बोल रहा है कि एनी हाउ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स अगर आप रिमूव कर देते हो तो क्या हो जाएगा, दैट कोलॉइड विल कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट। और इसी मेथड को आगे हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन ये था ना, रुक जाती है। हाँ सर, पेप्टाइजेशन नहीं है, उसको कोआगुलेशन बोलते हैं, सॉरी कोआगुलेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब होता है ना कि एक कोलॉइड, ये समझ लो कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलॉइड विल बी कन्वर्टेड, उल्टा हो गया, फिर से सुनो। पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है, इसको सुनो, कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोलॉइड बाय एडिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। और एक होता है कोआगुलेशंस। कोआगुलेशंस में क्या होगा, एक कोलॉइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट
बाई एडिंग सम सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड क्या इसको बोलते हैं, कोअगुलेशन, या इसको इसका एक और नाम है फ्लोकुलेशन, आगे आएगा। तो पेप्टाइजेशन और कोअगुलेशन में अंतर समझते हो? यस सर। चलो तो आज के लिए आज मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। कहाँ तक हो गया आज, पहले देख लो। अगले क्लास में ना मैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस से शुरू करूंगा। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, और फिर उसके बाद टिंडल इफेक्ट, ये सब वगैरह वगैरह। मतलब नेक्स्ट क्लास आई होप, हम लोग होप करते हैं कि इसको हम खत्म कर देंगे। इसको अब ज़्यादा नहीं बचा है, ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर कल टाइम मिलेगा तो मेटलर्जी हम शुरू करेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर।